हेलो एवरीवन, एसएससी एग्जाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एडुकेटी के द्वारा अभी हाल में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह पॉलिटी पर 5th वीडियो है, जिसमें आज हम लोग मंत्रिपरिषद, संसद और विधायी प्रक्रिया, इससे जुड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM इज करेक्ट। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यूनियन COM इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू लोकसभा। तो आपको पता होगा आर्टिकल 75(3), जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। जो संसदीय हमारा पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसका यह मूल सिद्धांत है। तो राइट आंसर हो गया, राइट आंसर है 1 यानी ए। नेक्स्ट सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने निचले सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। PM एंड CM कैन एडवाइज डिसोल्यूशन ऑफ रेस्पेक्टिव लोअर हाउस। आपको पता है कि प्रधानमंत्री के सलाह से ही राष्ट्रपति क्या है, लोकसभा को भंग करते हैं। तो पहला कथन सही है। और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग करते हैं। तो यह दोनों सही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, who served as a Prime Minister of India from 1991 to 1996। 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह कार्यकाल, जो कि PV नरसिंह राव से संबंधित है। PV नरसिंह राव, जिनके काल में 1991 का प्रमुख आर्थिक सुधार हुआ था, आर्थिक सुधार हुए थे। इस समय वित्त मंत्री जो थे, वित्त मंत्री काफ़ी महत्वपूर्ण थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो क्लियर हो गया, राइट आंसर है PV नरसिंह राव। अगला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग ए पर्सन कैन सर्व एज ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है। हम और आप, कोई भी मंत्री बन सकता है कितने दिन के लिए, तो 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 75(5) में है। तो याद रखिएगा, 6 महीना आवश्यक है। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट सब्जेक्ट डज आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है, संसद में मंत्रियों के अधिकार, राइट्स ऑफ मिनिस्टर इन पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फोर्थ है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 77(c) इसका राइट आंसर है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कार्यों का संचालन किया जाता है। आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति नियम बनाते हैं
कि सरकार कैसे काम करेगा और मंत्रियों में कैसे बटेगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अंडर व्हाट circumstances can the parliament legislate on a subject in the state list? किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? हमने इस सवाल को पहले भी डिस्कस किया है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति यह तभी प्राप्त होती है जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। व्हेन राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन। सी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि राष्ट्रीय हित में कोई ऐसा विषय जिस पर संसद कानून बनाए तो वह कानून बना सकती है। इसकी वैधता जो है, वैलिडिटी 1 वर्ष होगी। हालांकि उसके बाद इसे रिन्यू किया जा सकता है। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। इफ समवन बिकम्स ए मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे मस्ट गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन मंथ्स और दे विल हैव टू वैकेट द ऑफिस। अभी यह सवाल किया हम लोगों ने। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, तो उसे कितने महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे पद छोड़ना होगा। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उन्हें मंत्री या प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी 6 मंथ। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स लिस्टेड ऑन द स्टेट लिस्ट? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में भारत की संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाएगी। याद रखिएगा, यह राष्ट्र हित के संबंध में हो। तो डी इसका राइट आंसर है। इफ़ देयर इज नीड टू इम्प्लीमेंट एन इंटरनेशनल ट्रीटी, यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की आवश्यकता है तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इस विषय पर कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन ए नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर सिंस 2022? 2022 से निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी 2022 से राज्यसभा के नामित सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है पीटी उषा, पहला ही करेक्ट है। 2022 से पीटी उषा राज्यसभा मेंबर हैं। मैरी कॉम भी मेंबर बन चुकी हैं। 2016 में मैरी कॉम को राज्यसभा मेंबर बनाया गया था। अभिनव बिंद्रा इस लिस्ट में नहीं है। सचिन तेंदुलकर को 2012 से लेकर 2018 तक राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। तो राइट आंसर हो गया ए पीटी उषा। अगला सवाल है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस दैट मेक अप द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद कुल कितने सदनों से मिलकर बनी है? आसान सा सवाल है। भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा 2 प्रमुख इसके सदन हैं। प्रमुख क्या है? 2 ही सदन हैं। हमारी संसद जो है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है संसद। क्लियर है? तो भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द बेसिस फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट इन द लोकसभा? लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? तो लोकसभा में जो राज्यों की सीटें हैं उसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया है। पॉपुलेशन इसका प्रमुख आधार है। सबसे अधिक जो लोकसभा की सीटें हैं वह यूपी में है। आपको पता है यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीट्स है। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला सवाल, हु एक्ट एज द चेयरपर्सन ड्यूरिंग ए ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसकी जो बैठक ज्वाइंट मीटिंग की जो बैठक है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। हु होल्ड द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर? लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आर्टिकल 85(2) के अनुसार, 85(2) के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द राज्यसभा? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। लोकसभा में 2, हालांकि लोकसभा के अब इसे समाप्त कर दिया गया है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। आगे इस पर और भी सवाल हैं जिसको कि डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ? संविधान की कौन सी अनुसूची दल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को शामिल करती है? दल विदल के जो प्रावधान है वह हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में है। सी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, इसको 92वां 52th संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 1985 में जोड़ा गया था। जो दल बदल पर निर्णय है, दल बदल पर निर्णय वह कौन लेता है? तो स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा लिया जाता है। तो क्लियर है, सी इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? भारतीय संविधान के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए? कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर्स की संख्या। तो किसी भी सदन का कोरम जो होता है वह कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। ठीक है, तो यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एज स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज? संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? लोकसभा की अधिकतम शक्ति, तो हमारे संविधान में कुल
552 लोकसभा सीटों का उल्लेख है, जिसमें 530 राज्यों से चुने जाते हैं, राज्य से 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है। एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति इसे मनोनीत करते हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, 2020 में, जिसमें 2 जो है एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 552 सदस्य की अधिकतम शक्ति संविधान के द्वारा दी गई है। वर्तमान में 543 लोकसभा सदस्य हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया बी 552। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पीकर इन केस ऑफ ए टाइड वोट इन द लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा में मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? तो अगर लोकसभा में सामान्य मतदान में अध्यक्ष अगर भाग नहीं लेते हैं और टाई की स्थिति हो जाती है, तो टाई तोड़ने के लिए जो निर्णायक वोट है वह स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। तो स्पीकर टाई को तोड़ने के लिए मतदान करते हैं। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच इंडियन स्टेट डज एस जयशंकर रिप्रेजेंट इन राज्यसभा? एस जयशंकर राज्यसभा में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपको पता है एस जयशंकर क्या हैं? वह भारत के विदेश मंत्री हैं और इनका प्रतिनिधित्व गुजरात से है। तो बी इसका राइट आंसर है। द पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाई ए रिजोल्यूशन इन द? संसद किस सदन में प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है? तो आपको पता है आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। ऑल इंडियन सर्विस जो है, इसका सृजन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा में से कौन कौन है? अखिल भारतीय सेवा, इसमें मुख्य रूप से 3 है, IAS, IPS और IFS। इसे इंडियन फॉरेन सर्विस कहा जाता है। तो अखिल भारतीय सेवा में से ये 3 आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल में पूछा गया है किस सदन के द्वारा, तो यह राज्यसभा के द्वारा। ए इसका राइट आंसर है। अरेंज द स्टेप फॉर पैसेज ऑफ ए मनी बिल। मनी बिल के पारित होने की प्रक्रिया के चरण को क्रम में लगाइए। मनी बिल की प्रक्रिया क्या होती है? तो आपने देखा होगा मनी बिल, तो यह पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश करते हैं, पहला हो गया। सेकंड है लोकसभा में पास किया जाता है, ठीक है। थर्ड है इसे राज्यसभा में भेजा जाता है 14 दिनों के लिए, 14 डेज के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है, और उसके बाद स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास इन्हें फाइनली रूप से भेजा जाता है। तो इसका अरेंजिंग ABCD अरेंज्ड है ऑलरेडी। ए इसका राइट आंसर है। विच अथॉरिटी डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? कौन सा निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं? तो मनी बिल से संबंधित लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है वह अंतिम होता है। सी इसका राइट आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर विचार करें। एवरी मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल। प्रत्येक मनी बिल एक वित्त विधेयक है। आपको पता है मनी बिल यह हमारे संविधान में आर्टिकल 110 के अंतर्गत है। सेकंड है एवरी फाइनेंशियल बिल इज ए मनी बिल। प्रत्येक वित्त विधेयक मनी बिल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है।
फिनंशियल बिल में वे भी विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक में वो भी बिल होते हैं जो कि आर्टिकल 110 जो कि मनी बिल से संबंधित है उसकी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ओनली वन इज करेक्ट। अगर आप मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को समझना चाहें तो मनी बिल का यह एक पार्ट है फाइनेंशियल बिल यह इसका उप समूह है। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संसद राज्यसभा की स्वीकृति से अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। आर्टिकल 312 मेंशन सिक्योरिटी सर्विस, अनुच्छेद 312 में सुरक्षा सेवाओं का उल्लेख है। तो हमने अभी अभी पढ़ा अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत 3 आते हैं। पहला है IAS, IPS और तीसरा है IFOS, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो गया ओनली वन इज करेक्ट। और सुरक्षा सेवा का उल्लेख आर्टिकल 312 में नहीं है, तो ओनली वन इज करेक्ट, ये इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, प्रशासनिक प्राधिकरणों के द्वारा बनाया जाता है। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वह संसद के अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून बनाने की शक्ति देती है। जो प्रशासनिक प्राधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं, उनके बारे में इन्हें शक्ति देता है। तो पहला कथन सही है। सेकंड है कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह गलत है। इसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज ऑन स्टेट लिस्ट अंडर नेशनल इंटरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति देता है? यह सवाल हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा है। तो आर्टिकल 249 जिसके अंतर्गत 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित के अंतर्गत संसद जो है कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर भी। तो ये इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू बाय पार्लियामेंट, अनुच्छेद 312 संसद के द्वारा नए के निर्माण का प्रावधान करता है। तो यह है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंटिन्यूइंग हाउस इम्यून टू डिसोल्यूशन, यह अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। आपको पता है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है। सेकंड है सदस्य 6 वर्ष के क्रमिक कार्यकाल के लिए सेवा करते हैं। मेंबर सर्व स्टेगर्ड 6 ईयर टर्म। आपको पता है राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर, एवरी 2 ईयर्स इसके 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर जो हैं वह रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 266, राज्य की समेकित निधि अनुच्छेद 266 के तहत परिभाषित है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट दोनों आर्टिकल 266 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। कंटीजेंसी फंड ऑपरेटेड बाय गवर्नर, आकस्मिक निधि राज्यपाल के द्वारा संचालित होती है। तो कथन 2 भी सही है कि जो कंटीजेंसी होती है, स्टेट की कंटीजेंसी, वह राज्यपाल के द्वारा संचालित होती है। तो दूसरा कथन भी सही है। इसका राइट आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। आपको याद रखना चाहिए फंड्स जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं।
फंड्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा कॉन्टीजेंसी फंड, कॉन्टीजेंसी फंड। और तीसरा पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट, जिसे हिंदी में जमा आहरण कहा जाता है। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड मुख्य फंड होता है, कंटीजेंसी जो होता है वह आकस्मिक फंड होता है। क्लियर है? तो सी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा पावर अंडर आर्टिकल 249 अलाउज लेजिस्लेशन ऑन। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा की शक्ति राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देता है। ए बिल दैट इम्पोज ए न्यू टैक्स इज कैटेगराइज एज ए। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इस पूरे सीरीज में आ गया, आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है नया कर लगाने वाला, अगर कोई भी विधेयक नया कर लगाता है, नए कर के बारे में बताता है, तो वह मनी बिल कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। मनी बिल आर्टिकल 110 110 के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग। आर्टिकल 249 रेजोल्यूशन वैलिड फॉर 1 ईयर। अनुच्छेद 249 का प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। सही है, 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद इसका रिन्यूअल भी होता है। सेकंड है पार्लियामेंट एक्सटेंड्स प्रेसिडेंट रूल विथ आरएस कंकरेंस। संसद राज्यसभा की सहमति से राष्ट्रपति शासन बढ़ा सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए दोनों सदन की स्वीकृति आवश्यक है। दोनों सदन की स्वीकृति आवश्यक होती है और इसे 6 माह या 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग डिमांड्स टू वोट विदाउट डिस्कशन इज कॉल्ड। बिना चर्चा के मांगों को मतदान के लिए रखना, तो इसे क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है गुलेटिन, गिलोटिन कहा जाता है। जब बिना चर्चा के कोई भी अनुदान मांग को मतदान के लिए रख दिया जाता है, जब बजट पर चर्चा का समय समाप्त हो जाता है, तो इसे बिना चर्चा के मतदान के लिए रखा जाता है। ए इसका राइट आंसर है, गिलोटिन कहलाता है। कट मोशन कहलाता है अनुदान मांग में कटौती का प्रस्ताव। कट मोशन जो है कटौती का प्रस्ताव है। ठीक है। 0 आवर क्या होता है? बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना अक्सर पूछा जाता है। 0 आवर, तो बिना सूचना के मुद्दे उठाना। क्लियर है? तो राइट आंसर है ए। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट इन इंडिया टू रिप्रेजेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द डैश एवरी ईयर। भारत में प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किसके समक्ष प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता है? तो आपने देखा होगा जो एनुअल फाइनेंशियल बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसे बजट भी कहते हैं। तो बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति रखवाते हैं। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, वित्त मंत्री बजट जो है लोकसभा में पेश करते हैं। बजट लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। बजट का जो उल्लेख है आर्टिकल 112 के अंतर्गत है।
अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो संसद के सत्र जो है राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं और स्थगित करते हैं। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं और स्थगित करते हैं। क्लियर है? बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 30 वर्ष है। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए जो एज है वह 30 वर्ष है, वहीं लोकसभा के लिए यह 25 साल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट इफ। भारत की संसद राज्य विषय पर कानून बना सकती है। यह सवाल कई बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, आर्टिकल 249 के अंतर्गत। हु डिसाइड्स वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। कौन यह तय करता है कि कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल प्रोवाइड्स डिटेल ऑन द इम्पोजिशन, एबोलिशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस प्रपोज्ड इन द बजट। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, समाप्ति या विनियमन का विवरण देता है? तो यह किसके द्वारा दिया जाता है? यह फाइनेंशियल बिल के द्वारा दिया जाता है, वित्त विधेयक के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर है। बजट के कर प्रस्ताव को फाइनेंशियल बिल में रखा जाता है। ठीक है, हर साल बजट सत्र में इसे पेश किया जाता है। द एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स टेक इनटू अकाउंट ऑन द इफेक्ट ऑफ टैक्स प्रपोजल मेड इन द। राज्यसभा प्राप्तियों के अनुमान में डैश में किए गए कर प्रस्तावों के प्रभाव को शामिल किया जाता है। तो इसका जो है फाइनेंशियल बिल में कर प्रस्ताव का विवरण होता है जो कि राजस्व प्राप्ति को प्रभावित करते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर है। President shall from time to time summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but dash month shall not intervene between its last sitting in one session and date appointed for its first sitting in the next session। सवाल में कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितना का अंतर नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर है। राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न ए मनी बिल पास्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय लोकसभा विद इन ए पीरियड ऑफ डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इट्स रिसिप्ट्स। राज्यसभा को लोकसभा के द्वारा पारित मनी बिल प्राप्त होने की तिथि से कितने दिनों के भीतर वापस करना होता है? तो यह 14 दिनों का टाइम होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन तक अपने पास रखती है। अगर 14 दिन के अंतर्गत इसे पास किया गया, 14 दिन से पहले ही अगर पास कर गया तो ठीक है, और अगर उस पर कोई निर्णय लिया भी गया है तो लोकसभा इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया तो 14 दिनों के भीतर यह मान लिया गया जाता है कि यह मतलब पास है। बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा प्रोसीडिंग कॉल्ड। लोकसभा की कार्यवाही के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, जिसमें सदस्य मंत्री जो है प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल में क्या होता है? मंत्री या सदस्य प्रश्न पूछते हैं। मंत्री से सदस्य प्रश्न पूछते हैं।
दूसरा होता है 0 आवर। 0 आवर होता है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से, इसके बाद होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? यह सवाल हो चुका है 6 साल के लिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट द डैश रीडिंग रेफर्स टू द डिस्कशन ऑन द मोशन दैट द बिल और द बिल एज अमेंडेड बी पास्ड। भारतीय संसद के संदर्भ में डैश वाचन पर उस चर्चा को संदर्भित करता है जिसमें विधेयक या संशोधित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। मतलब क्या है समझिए, प्रथम जब कोई भी बिल को संसद में रखा जाता है तो इसे फर्स्ट वाचन, फर्स्ट रीडिंग बोला जाता है। फर्स्ट रीडिंग के लिए रखा जाता है, पेश किया जाता है विधेयक को। सेकंड रीडिंग के लिए इस पर चर्चा किया जाता है। सेकंड रीडिंग में इस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। उसके बाद समिति को भेजा जाता है डिस्कशंस के लिए। थर्ड में जो थर्ड रीडिंग होता है उसमें विधेयक को पास किया जाता है। पास किया जाता है, उस पर मतदान होता है। तो यह प्रोसेस है, याद रखिएगा। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिफिनीशन ऑफ मनी बिल? कौन सा अनुच्छेद मनी बिल की परिभाषा से संबंधित है? तो मनी बिल आर्टिकल 110, यह मनी बिल से संबंधित है। Which of the following statements is correct regarding the Article 253 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 253 यह संविधान के भाग 11 में पाया जाता है। यह है क्या? भाग 11 में क्या है? तो केंद्र और राज्य के विधायी संबंध है। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, ठीक है। पहला कथन सही है। इट रिलेट्स टू द लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायन से संबंधित है, एग्रीमेंट से संबंधित है। तो यह भी सही है, आर्टिकल 253। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बोथ 1 and 2। तो ये था पॉलिटी पर आज यह 5वां वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।